आज हम करेंगे मनसबदारी प्रणाली के बारे में। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू की थी कब? 1571 ईस्वी में। इसमें टोडरमल ने अकबर को पूर्ण सहयोग दिया था। वेतन की बजाय उसको मनसब दे दिया था। मनसबदारी प्रणाली वैसे तो सैनिक संगठन से संबंधित थी, उन्हें गैर सैनिक कार्य भी ले सकते थे। तो मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? अकबर ने। कब शुरू की है? 1571 में। फिर हम बता देंगे कि मनसबदारी होती क्या थी। तो मनसब ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पदवी या स्थान। वास्तव में मनसबदारी प्रणाली दरबार में कर्मचारियों के पद को निश्चित करती थी। अगला हेडिंग हम इसमें डाल सकते हैं कि मनसबदारों की नियुक्ति और पदोन्नति और पदमुक्ति कैसे होती थी। तो पहली बात, मनसबदारों की नियुक्ति खुद बादशाह करता था। दूसरी बात, इनकी नियुक्ति में जो है ना वो मीर बख्शी, जो कि एक सेनापति मीर बख्शी की सहायता से करता था। कई बार वो जो राजकुमार होते थे या उनके अच्छे जो सलाहकार होते थे उनकी सलाह से भी क्या कर देता था, इनकी नियुक्ति कर देता था। अगला पॉइंट हम बता देंगे कि ये जो मनसबदारी प्रणाली है इसमें मनसबदारों के वर्ग कितने थे। तो अगला हेडिंग हमारा हो जाएगा मनसबदारों के वर्ग। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि मनसबदारों की 66 श्रेणियाँ थी, लेकिन ध्यान रखना वास्तव में जो है इनकी 33 श्रेणियाँ थी। सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था और सबसे छोटा मनसब 10 का, यानी 10 से 10,000 तक के मनसब होते थे। इनके 33 वर्ग में अलग अलग बना दिए हैं। बाद में 12,000 तक के होते थे। 7,000 से ऊपर के जो मनसब होते थे वो प्राय शाही परिवार के सदस्यों को या फिर राजकुमारों को ही दिए जाते थे। अब इनको अलग अलग नाम से पुकारते थे। जो 500 से नीचे तक के मनसब होते, इस तरह 500 से नीचे वालों को मनसबदार, 500 से 2,500 वालों को अमीर और 2,500 से ऊपर वालों को अमीर ए उम्दा का। तो इस प्रकार से मनसबदारों के 3 अलग अलग वर्ग बनाए गए थे। एक को कहा गया है मनसबदार जो 500 तक के हैं, दूसरों को कहा गया है अमीर और तीसरों को कहा गया है अमीर ए उम्दा। अगला हेडिंग इसमें हो जाएगा जात और सवार पद। तो मनसबदारों को पद के अनुसार जो है उनको क्या दिए जाते थे, वेतन मिलता था। तो जात और सवार, जात का अर्थ क्या होता है पहले तो ये ध्यान रख लेना। जात का अर्थ होता है उसका निजी वेतन, यानी 2 प्रकार का वेतन मिल रहा है। जात का अर्थ होता है व्यक्तिगत और सवार का मतलब होता है घुड़सवार। तो जात और सवार के आधार पर इनके 3 वर्ग बनाए गए थे। एक ध्यान रखना कि जात क्या होता है, उसका व्यक्तिगत पद है, और सवार क्या है, जितने वो घोड़े घुड़सवार रख रहा है, और उसी के आधार पर इनको क्या मिलता है, वेतन। एक अपना खुद का वेतन है और एक घोड़े और घुड़सवारों का डबल वेतन ले रहे हैं ये। तो जात और सवार के आधार पर मनसबदारों के 3 वर्ग। पहला वर्ग वो था जिनमें जात और सवार पद इक्वल था, यानी कि उनको मान ले 5,000 का उसका खुद का वेतन है और 5,000 वेतन किसका मिल रहा है, उसको घोड़े और घुड़सवारों का। दूसरा वे है, देखो तकरीबन जात का इक्वल रहेगा, सवार पद जो है घटता बढ़ता। दूसरा क्या है कि जिसमें सवार पद जो है जात पद के आधे से ज़्यादा हो, यानी 5,000 उसका निजी वेतन है और उसको मिल रहे हैं 2,500, यानी उससे कम है। तीसरा है कि सवार पद जात पद के आधे से अधिक हो। अधिक में क्या कर दोगे, यानी 5,000 उसका अपना है और उसको मिल रहे हैं कितने, 3,000। तो इस प्रकार से जात और सवार के आधार पर मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये बता देना। अगला है मनसबदारों के काम क्या थे। अगला हेडिंग बन जाएगा मनसबदारों के कर्तव्य। मनसबदारों के कर्तव्य जो है ना दोनों प्रकार के थे। वो सैनिक कार्य भी ले सकता था बादशाह उनसे और गैर सैनिक भी ले सकता था। जैसे मान ले, अभी मैंने एक उदाहरण आपको बताती हूँ कि बीरबल जो था वो एक अच्छा सलाहकार था, लेकिन उसको क्या किया गया था, युद्ध अभियान पर भेज दिया गया था। तो इस प्रकार से क्या है, या फिर टोडरमल था, टोडरमल एक अच्छा वित्त मंत्री था, है ना, लेकिन उससे क्या कर सकते थे, वो सैनिक कार्य भी ले सकते थे, उसको युद्ध अभियान पर भी भेज सकते थे। मान सिंह एक अच्छा योद्धा था, लेकिन उससे गैर सैनिक भी काम में ले सकते थे। तो बादशाह उनसे सैनिक और गैर सैनिक दोनों प्रकार के कार्य ले सकते थे। उन्हें विद्रोह को कुचलने के लिए भी भेज सकते थे, उन्हें डाकू चोर लुटेरों को पकड़ने के लिए भी भेज सकते थे, उनसे प्रशासनिक कार्य भी ले सकते थे, उनसे सलाह संबंधी कार्य भी ले सकते थे। तो मनसबदारों के कर्तव्य बता दो कि सैनिक और गैर सैनिक दोनों थे। अगला हेडिंग बन जाएगा वेतन, यानी वे इनको वेतन कैसे मिलता था। मनसबदारों को जो वेतन था उनके पद के अनुसार ही मिलता था। वो किस वर्ग में हैं, वो मनसबदार हैं, वो अमीर हैं, या फिर वो अमीर उम्दा हैं, यानी उनका मनसब किस लेवल का है। तो इस प्रकार से उनका वेतन जो है उनके पदों के अनुसार दिए जाते थे। उनके जात और सवार का जो वेतन था वो अलग। अकबर के समय राज्य की कुल आय का 82% भाग
वेतन के रूप में मनसबदारों को दे दिया जाता था। प्रणाली देखो, उन्होंने जितना उनको वेतन मिलता था उतने घोड़े और घुड़सवार वो नहीं रख रहे थे। तो इसके लिए अकबर ने, फिर जहांगीर ने, फिर शाहजहाँ ने समय समय पर सुधार किए थे। क्या सुधार किए थे? एक तो उनका जो ना हुलिया और दाग, घोड़ों को दागना शुरू कर दिया और सैनिकों का हुलिया रखना शुरू कर दिया था। जहांगीर के समय में, 1 नंबर का नोट कर लेना ये, जहांगीर के समय में दू अस्पा और सी अस्पा पद लागू किया गया था। यह पद गए थे। अब एक जो मेन पर्सन है इसका, इसी में से हेडिंग बन जाएगा अगर बढ़ा जाए तो, कि क्या लाभ हानि हुई थी और क्या हानि हुई थी। मनसबदारी प्रणाली के दोष और इसके लाभ। दोष क्या था? पहला दोष तो आपने पता चला होगा कि मनसबदारों से सैनिक और गैर सैनिक दोनों कार्य ले सकते थे, जिसके कारण सैनिक कुशलता में कमी आई थी। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये जो है वेतन अधिक लेते थे और अच्छी क्वालिटी के घोड़े और घुड़सवारे नहीं रखते थे। तीसरा क्या है कि मनसबदार को उसका पद पैतृक नहीं था, उसकी मृत्यु के बाद उस मनसब को छीन भी सकते थे, उसका डिमोशन यानी कि उसके पद को नीचे भी ला सकते थे, और वेतन उनको ज़्यादा दिया जाता था। तो मनसबदार जो थे उन्हें पता था कि तुम्हारे बाद क्या नहीं मिलना, ये पैसा तुम्हारे पुत्र को नहीं मिलना, तो उन्होंने भोग विलास का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। अगला पॉइंट है कि मनसबदार जो थे वो, उसकी जो सेना थी वो उसके ऊपर डिपेंड करती थी। तो सेना जो है ना मनसबदार के प्रति जो है वफादार है, वो बादशाह के प्रति वफादार नहीं रहती थी। एक जो था ना, अलग अलग मनसबदार अपनी सेना को अलग अलग तरीके से क्या करते थे, प्रशिक्षित करते थे। तो सेना में तालमेल नहीं हो पाता था युद्ध के मैदान में। एक पॉइंट हम कह सकते हैं, राष्ट्रीयता की भावना जो उनके सैनिक होते थे या मनसबदार थे, उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, वो सिर्फ अपने स्वार्थों के प्रति ध्यान देते थे। एक हम कह सकते हैं कि भाई वेतन बहुत ज़्यादा दे रहा है, जात और सवार दोनों का दे रहा है, तो राजकोष पर भी बुरा प्रभाव पड़ा था। तो क्या बता दोगे दोस्त में, क्या बता दोगे? एक तो इनसे सैनिक और गैर सैनिक दोनों कार्य ले सकते थे, जिसके कारण कार्य कुशलता में कमी आई थी। दूसरी बात, कई बार गैर सैनिकों को भी सेनापति बना दिया तो युद्ध के मैदान में हार का सामना करना पड़ा। तीसरा, इनका वेतन ज़्यादा था और पद को छीन लिया करते थे मनसबदारों के, तो उन्होंने क्या किया, भोग विलास का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। चौथा, हम कह सकते हैं कि ये जो है मनसबदारों की जो सेना थी वो इनके प्रति वफादार बनी रहा करती, बादशाह के प्रति वफादार नहीं रह सकते। देंगे कि सेना में तालमेल नहीं बैठता था और एक उन सैनिकों में राष्ट्रीय की भावना भी। मनसबदारी प्रणाली के लाभ क्या हुए थे, गुण क्या थे इसमें? तो पहली बात, कार्य कुशलता दिखाने का प्रयास करता था। दूसरी बात, उनके पास बड़ी सेना, बादशाहों के पास बड़ी सेना हो गई थी, इस सेना की सहायता से उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था। तीसरी, हम कह सकते हैं कि मनसबदार राजा को, बादशाह देता था मनसबदारों को, तो वे मनसबदार प्राय किसके प्रति, बादशाह के प्रति वफादार बने रहा करते थे, और विद्रोह की संभावना क्या होती थी, बहुत ही। उन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। ये थी हमारी मनसबदारी प्रणाली। तो इसने अच्छी तरह से करना। अगला प्रश्न हम इसके अंदर से, इस लेसन में कह सकते हैं कि मुगल कालीन प्रशासनिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रशासनिक जीवन में हमने क्या बता देना है कि पहले बताना है केंद्रीय शासन प्रबंध और फिर बताना है प्रांतीय शासन प्रबंध। मुगल काल में प्रशासनिक बहुत सुधार किए गए थे, सबसे ज़्यादा सुधार अकबर के द्वारा किए गए थे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे प्रश्न को? हम पहले हेडिंग डालेंगे केंद्रीय शासन प्रबंध। केंद्र में क्या क्या लिखा जाता है? पहले राजा, फिर उसका जो प्रधानमंत्री जिसको वकील बोलते थे, उसके जो मंत्री थे उनका लिखेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग डल जाएगा इसमें बादशाह। तो मुगल काल में शासन की जो धुरी होता था वो राजा होता था, बादशाह होता था। वो सबसे बड़ा सेनापति, सबसे बड़ा न्यायाधीश समझा जाता था और उसके मुंह से निकला हुआ शब्द ही कानून माना जाता था। उसके पास अनेक अधिकार होते थे। वो जो है ना अनेक उपाधियाँ धारण कर सकता था, वो सिक्के जारी कर सकता था, वो स्पेशल बैठक दीवाने आम और दीवाने खास बुला सकता था। तो इस प्रकार से मुगल बादशाह जो थे वो क्या थे, एक प्रकार से उनके पास देवी अधिकार प्राप्त थे। तो पहला हम डाल लेंगे बादशाह के बारे में। दूसरा कहेंगे वकील। 1 नंबर का नोट कर लेना, ये वकील जो शब्द है प्रधानमंत्री को बोलते थे और ये जो पद था सिर्फ अकबर के टाइम तक रहा था। तो दूसरा हेडिंग है वकील। बादशाह के बाद दूसरा महत्वपूर्ण वकील का होता था वो प्रधानमंत्री होता था। बादशाह का सबसे बड़ा परामर्शदाता भी वही होता था, है ना, और अन्य मंत्रियों पर क्या है वो नियंत्रण भी रखता था। सभी कार्यों के विवरण उसके पास आते थे और वो किसके पास भेजता था, बादशाह के पास भेजता था। तीसरा जो हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा दीवाने आला। दीवाने आला बताया था मैंने आपको, दीवाने आला बोलते थे वित्त मंत्री को, और सबसे महत्वपूर्ण एक वित्त मंत्री हुआ था वो था टोडरमल।
मतलब चेंज तो खैर होते रहे थे। तो हम कह देंगे तीसरा जो है वो है वित्त मंत्री या दीवाने आला। वो आय और व्यय का ब्यौरा रखेगा। जो धन निकलता था राजकोष से वो दीवाने आला की सहमति से या उसके हस्ताक्षर के बाद ही निकल सकता था। भू राजस्व में क्या सुधार करने हैं, क्या नियम बनाने हैं, जागीरों पर किस प्रकार से नियंत्रण रखना है, कितना कर निर्धारित करना है, ये सारा काम दीवाने आला का होता था। अगला है मीर बख्शी। मीर बख्शी जो है वो है सेनापति, सेना का अध्यक्ष। मीर बख्शी का काम एक तो अभी आपने थोड़ी देर पहले किया है कि वो मनसबदारों की नियुक्ति में राजा को सलाह दे रहा है। दूसरा क्या है कि जो मनसबदारों को वेतन दिए जाते थे उसकी सलाह भी कौन दे रहा है, मीर बख्शी दे रहा है। वो मनसबदारों को क्या कर सकता था, उनके पदोन्नति या उसकी सिफारिश भी कर सकता था। और प्रांतीय जो बख्शी होते थे उनके कार्यों की देखभाल भी मीर बख्शी करता था। तो मीर बख्शी कौन है, सेनापति। दीवाने आला कौन है, वित्त मंत्री। और वकील कौन है, प्रधानमंत्री। और बादशाह तो है ही। तो 4 हेडिंग हो गए प्रांतीय में। एक हम कह देंगे काजी उल कजात। काजी जो था वो है न्याय का, एक प्रकार से न्याय मंत्री है। तो बादशाह को इस्लामी कानूनों की जानकारी देना है ना, या फिर क्या है कि उनको न्याय संबंधी परामर्श देना काजी का काम होता था। अगला है खाने शामा। खाने शामा जो होता था वो शाही परिवार की देखभाल करता था। वो बादशाह के जितने भी परिवार के सदस्य होते थे उनको कितना खर्च देना है, उनके विवाह का प्रबंध करना है, ये सब किसका काम होता था, खाने शामा का। दरबार में जो महिलाएं होती थी, दरबारी मर्यादाओं का पालन करवाना है, उनके भोजन की व्यवस्था करना है, उनके अंगरक्षक शाही परिवार के अंगरक्षकों की नियुक्ति करना है, ये खाने शामा का काम होता था। तो पहला हेडिंग हमारा था केंद्रीय शासन प्रबंध। इसमें सब हेडिंग बन जाएगा। पहला बादशाह का बनेगा, दूसरा वकील का बनेगा, तीसरा दीवाने आला का कर दोगे, आगे पीछे वैसे कर देना। चौथा मीर बख्शी का हो जाएगा, काजी का हो जाएगा और खाने शामा का हो जाएगा। दूसरा हेडिंग जो बनेगा वो है प्रांतीय शासन प्रबंध। देखो प्रांतों में क्या होगा कि अकबर के टाइम में प्रांतों को सूबे बोलते थे, ठीक है। तो हमने बताना है कि मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अकबर ने उसको विभिन्न प्रांतों या सूबों में बांट रखा था। प्रारंभ में अकबर के समय में 12 सूबे थे जो बाद में बढ़कर 15 हो गए थे। जहांगीर के समय में 17, एक नंबर का नोट कर लेना, ये जहांगीर के समय में 17 हो गए थे। शाहजहां के टाइम में सबसे ज़्यादा थे 22 और औरंगजेब के समय में 21 सूबे थे। इनका शासन कैसे चलता था वो हेडिंग डलेगा। पहला हेडिंग हो जाएगा सूबेदार। तो पहली बात, प्रांतों का मुखिया कौन होता था, सूबेदार। उसको सिपह सालार भी कहते थे। पिछली बार प्रश्न आ रहा था ये कि सिपह सालार कौन होता था, तो क्या बता दोगे कि इस प्रांतों का जो मुखिया होता था उसको सूबेदार या सिपह सालार कहा जाता था। प्रांतों में शासन चलाना, वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानूनों को लागू करना, सड़कों का, कुओं का, है ना, इनका निर्माण करवाना, अस्पतालों का निर्माण करवाना, कर इकट्ठे करना, ये सारे काम किसके होते थे, सिपह सालार या सूबेदार के होते थे। दूसरा हेडिंग हो जाएगा दीवान। देखो उसमें था दीवाने आला, इसमें हो जाएगा कौन, दीवान। तो दीवान क्या है, प्रांतों का दूसरा अधिकारी होता था। ये प्रांतों में वित्त विभाग का मुखिया है। ये आय व्यय का रिकॉर्ड कर रहा है और जो अधिकारी कर इकट्ठा करने आ रहा है उसकी ये मदद कर रहा है। ये पैदावार को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करता है। तीसरा हो जाएगा बख्शी। तो वहाँ तो मीर बख्शी है, प्रांतों में पद घट गया नहीं, इसका एक मतलब नाम घट गया सिर्फ, भीम बख्शी। ये प्रांतीय सेना की भर्ती कर रहा है, उनके अनुशासन कायम कर रहा है। वे जो प्रांतों में सैनिक है उनका पूरा रिकॉर्ड रख रहा है, ठीक है। और कई बार ये क्या करता है, ये जासूसी का काम भी करता है बख्शी। अगला पॉइंट हो जाएगा वाकिया नवीस। एक नंबर का ये भी नोट कर लेना। वाकिया नवीस मुगल काल में गुप्तचरों को बोलते थे। ये गुप्तचर विभाग का मुखिया है और प्रांतों में जो गुप्त सूचनाएं हैं, मान ले कोई मनसबदार विद्रोह कर रहा है तो प्रांतों की गुप्त सूचनाएं बादशाह तक पहुंचाया करता था ये। और एक कोतवाल का था, पुलिस अधिकारी होता था। तो अपने क्षेत्र में चोर डकैतों को रोकना है, वेश्या, शराब, नशीली वस्तुओं को बेचने वालों पर नज़र रखना है, अपराधों को रोकना है या जेलों की व्यवस्था करना है, विदेशी यात्री आ रहे उन पर नज़र रखना है, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये सारा काम होता था कोतवाल का। तीसरा जो हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानीय शासन। तो स्थानीय में हमने एक ही बताना है कि मुगल काल में सबसे छोटी इकाई गांव होती थी और मुगल बादशाहों ने कभी भी गांव में
हस्तक्षेप नहीं किया था। जो अधिकारी होते थे गांव के, उनको मुकद्दम मंडल ये बोला जाता था ना, चौधरी ये होते थे, और ये जो है तकावी ऋण बांटते थे गांव का मुखिया, और बदले में इनको 2.5% कमीशन दिया जाता था। तो ये हमारे दो टॉपिक हैं, एक तो मनसबदारी प्रणाली का और दूसरा है हमारा मुगल कालीन प्रशासनिक जीवन का। प्रशासनिक जीवन में पहले हेडिंग डलेगा केंद्रीय शासन का, और दूसरा डलेगा प्रांतीय का, और तीसरा डलेगा स्थानीय का, मेन हेडिंग। फिर सब हेडिंग जो है ना केंद्र के अलग हो जाएंगे, प्रांतों के अलग। ले लो कि मुगल अकबर के समय में 3 जेसुइट पादरी दल आए थे। तो कितने जेसुइट दल आए हैं? 3। पहला मिशन जो आया था वो 1580 से 82 के बीच में आया था, दूसरा 1591 से 92 के बीच में आया था, और तीसरा 1595 से 1605 तक आए थे। ये जेसुइट थे, यानी जीसस को मानने वाले थे। तो अगर आ जाए कि ये जेसुइट पादरियों के दल किसके टाइम आए हैं, तो अकबर के टाइम में। कितने आए हैं? 3 आए हैं। इन्होंने अपने धर्म की बात बताई थी, एक 1580 में, एक अगला याद कर लो चाहे दूसरा